होटल में रिसेप्शनिस्ट की काम करने वाली अनामिका अपने ही होटल के मालिक मोहन खंडेलवाल के बेटे शिवम का अपहरण का योजना बनाती है और अपने पति और 2 लोगों के साथ उसका अपहरण भी कर लेती है। लेकिन क्या अनामिका अपने मंसूबों में कामयाब हो पाई? ये जानने के लिए आप मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में बने रहें। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय जय भारत। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सब हो तो मैं हूं, अगर आप सब नहीं हो तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आप सब मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले दोस्तों, अब देर न करते हुए इस क्राइम की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उस दिन 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था और मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तब उनके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। वो फोन उठाते हैं, अन्य दिनों की तरह रिसीव करते हैं और जैसे हेलो कहते हैं तो दूसरी ओर से आवाज आती है कि हमने आपके बेटे शिवम का अपहरण कर लिया। उनका 14 साल का बेटा होता है, जो कि पटना में बीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना टेनिस क्लब में वो गेम खेलने के लिए जाता था। जैसे ही मोहन कुमार ये बात सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वे अपहरणकर्ताओं से प्यार से बात करते हैं, ताकि अपहरणकर्ता उसके बेटे को कोई हानि ना पहुंचा सके। इसके बाद अपहरणकर्ता उन्हें कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को जिंदा पाना चाहते हो तो हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। इस पर मोहन कुमार कहते हैं कि आप मेरे बेटे को कुछ मत करना, इसके लिए आप जितना भी बोलोगे मैं पैसा दे दूंगा। उसके बाद मोहन कुमार कहते हैं कि कम से कम आप मेरे बेटे से बात तो करा दें। इस पर जो अपहरण करता है वो मोहन कुमार से उसके बेटे की बात करा देते हैं। जैसे ही मोहन कुमार हेलो कहते हैं, उस तरह से आवाज आती है कि पापा, मैं अंकल के कब्जे में। बातों से ऐसा लग रहा था कि वो काफी घबराया हुआ था, डरा सहमा हुआ था। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम घबराना मत, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी उनके चंगुल से छुड़ा लूंगा। इसके बाद उधर से फोन डिस्कनेक्ट हो जाती है। मोहन कुमार बार बार उस फोन पे ट्राई करते हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद मोहन कुमार क्या करते हैं, अपने होटल से सीधे कौशल्या स्टेट अपना जो मकान है वहां पे आ जाते हैं और अपने पत्नी से पूछते हैं कि शिवम कहाँ है। तो उनकी पत्नी कहती है कि शिवम तो टेनिस खेलने के लिए गया है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि कितना बजे गया है। तो उसकी जो पत्नी कहती है, वो बोलती है कि वो 4 बजे गया है। इसके बाद उसकी पत्नी को कुछ घटना होने का अंदेशा होता है। इस पर वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो शिवम के पिता कहते हैं कि शिवम का अपहरण हो गया है। इस पर उसकी माँ जो है रोने बिलखने लगती है, लेकिन मोहन कुमार क्या करते हैं, अपने पत्नी को समझाते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो, हम अपने बेटे को बहुत ही जल्द वापस ले आएंगे। मोहन कुमार खंडेलवाल क्या करते हैं, टेनिस क्लब के संचालक के पास फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा आज टेनिस खेलने के लिए आया है। तो संचालक जी कहते हैं कि आपका बेटा आज टेनिस खेलने के लिए नहीं आया। इस पर मोहन कुमार खंडेलवाल समझ जाते हैं कि मेरे बेटे का अपहरण जो हुआ है वो बीच रास्ते से हुआ है। इसके बाद काफी रात हो जाती है, रात करीब 8 बज जाती है। तो मोहन कुमार क्या करते हैं, वो पुलिस अधीक्षक मनु महाराज के पास फोन करते हैं और उनको ये जो सारी घटनाएं हुई इसके बारे में बता देते हैं। इसके बाद वो ये भी बतलाते हैं कि जब से मेरा बेटा किडनैप हुआ है, मेरा बेटा का अपहरण हुआ है, तब से उनका जो ड्राइवर है उनका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मामला अपहरण का था, इसी के लिए एसएसपी क्या करते हैं, पटना के तेज तर्रार पुलिसों की 3 टीम बनाते हैं और उसके बाद एसएसपी के कहने पर मोहन कुमार खंडेलवाल एसपी सिटी जयंत कांत से जाकर मिलते हैं और उसको जो अपहरण की है वो सारी घटना बता देते हैं। एसएसपी क्या करते हैं, उसकी घटना सुनकर उसको कहते हैं कि आप कोतवाली थाना जाकर अपहरण का केस दर्ज करा दें। उसके बाद मोहन कुमार खंडेलवाल बताते हैं कि मेरा बेटा टेनिस खेलने के लिए जाता था और उसे मेरा जो ड्राइवर है गिरीश पाठक, जिसका नाम है, वो लेकर जाता था। वो उसे रोज 4 बजे लेकर जाता था और शाम को 7 सवा 7 बजे लेकर आता था। और ये भी बताते हैं कि जब से शिवम का किडनैप हुआ है, तब से मेरे ड्राइवर का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और वो ये भी शक जताता है कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे का अपहरण ड्राइवर और उनके साथियों ने मिलकर किया है। मोहन कुमार खंडेलवाल क्या करते हैं, पुलिस वालों को वो मोबाइल नंबर देते हैं जिससे अपहरणकर्ताओं ने कॉल किया था और अपने जो गाड़ी जो सेंट्रो कार है
उसका नंबर भी दे देते हैं ताकि पुलिस को आगे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस में डाल देते हैं। सर्विलांस में डालने से ये पता चल जाता है कि ये जो सिम है ये प्रदीप पाठक के नाम से रजिस्टर्ड है और ये कर्नाटक का है। इसके बाद पुलिस वालों को ये भी पता चल जाता है, जब ये फोन आखिरी बार एक्टिव हुआ था, जब स्विच ऑफ हुआ था आखिरी बार, तब इसकी लोकेशन थी भोजपुर जिले के धनुपुरा गांव में। इसके बाद क्या करती है पुलिस, उस नंबर और गाड़ी नंबर के सहारे आगे कार्रवाई शुरू करती है और पुलिस रात भर छानबीन करती है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन रात में क्या होता है कि उनका मोबाइल नंबर तो सर्विलांस में डाला हुआ था, इसीलिए रात में क्या होता है, एक बार बदमाशों का जो मोबाइल नंबर है एक बार ऑन हो जाता है। वे किसी काम के लिए ऑन किए होंगे, तो पुलिस वालों को उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है कि आखिर वो बदमाश छिपे कहाँ है। तो उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन जो होता है वो धनुपुरा गांव के इब्राहिम नगर का ही होता है। इसके बाद एक पुलिस की टीम जो है इब्राहिम नगर की ओर चली जाती है और दूसरी टीम जो है, जो सीसीटीवी फुटेज, जो रास्तों में जो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी उसके फुटेज देखने में लग जाते हैं। इसके बाद जो एक टीम गई थी इब्राहिम नगर, वो इब्राहिम नगर जाके एक एक घर की तलाशी लेते हैं। जब वे एक एक घर की तलाशी ले रहे होते हैं उस समय वो एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जहां दो युवक मिलते हैं। जब उन्होंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने प्रदीप पाठक का नाम बताया। चूंकि जो सिम जो था वो प्रदीप पाठक के नाम से रजिस्टर्ड था, इसलिए पुलिस उनको पकड़ लेती है और जब अंदर जाकर देखती है तो शिवम का हाथ पांव दोनों बंधा हुआ था और मुंह पे भी पट्टी बंधा हुआ था। इसके बाद पुलिस क्या करती है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उनको पूछताछ के लिए जेल ले जाती है और शिवम को उनके पास से छुड़ा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस जब उनको जेल ले जाती है उसके बाद इसकी जानकारी शिवम के पिताजी मोहन कुमार खंडेलवाल को भी दे दी जाती है और उनको बता दिया जाता है कि आपका बेटा को जो है वो बदमाशों के हाथ से छुड़ा लिया गया है। मिलते ही मोहन कुमार खंडेलवाल के परिवार वालों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सीधे पहुंच जाते हैं कोतवाली थाना। कोतवाली थाना पहुंचने पर पुलिस वाले उनके बच्चे को उनको सौंप देते हैं और पुलिस वाले दोनों युवकों से पूछताछ का सिलसिला जारी करते हैं। जब पूछताछ की जाती है तो एक अपना नाम प्रदीप पाठक बताता है तो दूसरा अपना नाम अभिषेक सिंह बताता है। अभिषेक सिंह जो है वो सीआरपीएफ का जवान होता है और वो झारखंड में ही तैनात रहता है और वो छुट्टी पर आया हुआ होता है। इसके बाद आगे की पूछताछ पर पता चलता है कि इस अपहरण का जो मास्टरमाइंड है ये मोहन कुमार के होटल में काम करने वाले गिरीश और उनके जो पत्नी है अनामिका का है, जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर होते हैं। पुलिस आगे की पूछताछ करती है तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आती है। प्रदीप कुमार पाठक पुलिस को बताता है कि अनामिका और गिरीश मोहन कुमार खंडेलवाल के होटल में काम किया करते थे। जहां अनामिका रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी तो वहीं गिरीश कुमार पाठक जो है ड्राइवर का काम किया करता था। और जब वो मोहन कुमार खंडेलवाल को होटल पहुंचाने आता था तो उसकी निगाहें जो है अनामिका से टकरा जाते थे। शुरुआत में तो ये दोनों आपस में मुस्कुराए, लेकिन धीरे धीरे करके इनके बीच जो है वो बातें होने शुरू हो गई। जब बातें ज्यादा होने लगी थी इन दोनों में प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो इन दोनों ने फैसला किया क्यों ना शादी कर ली जाए। इसके बाद ये दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के बाद ये दोनों अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि दोनों होटल में ही काम किया करते थे तो इनको ज्यादा तंगी नहीं आती थी। इसके बाद क्या हुआ, ये अक्सर मोहन कुमार खंडेलवाल को देखते थे, उसके जीने का तरीका देखते थे, उसके ठाट बाट देखते थे, क्योंकि मोहन कुमार पटना का एक जाना माना बिजनेस था, क्योंकि उसका होटल के अलावा और भी बिजनेस था, तो उसका रहन सहन ठाट बाट था वो आले दर्जे का था। तो इनके मन में एक लालच उत्पन्न हुआ और मोहन कुमार खंडेलवाल के जैसे जीने का एक लालसा पैदा हो गया। इसके बाद ये सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए कि मतलब मोहन कुमार खंडेलवाल के जैसे जिया जाए। तो इनके मन में तो लालच हो जाती है, तो ये दो आपस में बात करते हैं, तभी डिसाइड करते हैं क्यों ना मोहन कुमार खंडेलवाल के बेटे को ही किडनैप कर लिया जाए, जिसका नाम शिवम होता है। काफी सोच विचार करने के बाद अनामिका गिरीश से कहती है कि हमारा जो होटल का मालिक है वो बहुत ही अमीर है, क्यों ना इसके बेटे को ही किडनैप कर लिया जाए। ये बात गिरीश कुमार पाठक को भी अच्छी लगती है, क्योंकि जो मोहन कुमार जो खंडेलवाल है वो बहुत ही अमीर इंसान होता है, क्योंकि उसका होटल के अलावा और एक दो ही बिजनेस थे और उससे मोटी रकम मिलने की आशंका थी। इसी के लिए वे दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि मोहन कुमार खंडेलवाल के बेटे को ही किडनैप करेंगे। इसके बाद ये दोनों प्लानिंग तो कर लेते हैं, फिर करेंगे कैसे, इसके लिए उन्हें आदमियों की जरूरत थी। तो प्रदीप कुमार पाठक क्या करता है, अपने एक चचेरे भाई को फोन लगाता है जो कि कर्नाटक में रहता है, जिसका नाम प्रदीप कुमार पाठक होता है। उसके बाद उसको फोन लगाकर कहता है कि
तुम्हारा एक काम है, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम जल्दी से आ जाओ। क्योंकि जो प्रदीप कुमार पाठक कर्नाटक में ही ड्राइवर का काम किया करता था, तो वो वहाँ भी खुश नहीं था, उसे भी जल्दी अमीर बनना था, तो इसीलिए वो और भी कोई काम ढूंढना चाह रहा था जिससे कि उसे ज्यादा पैसा मिले। इसके बाद प्रदीप कुमार पाठक गिरीश से कहता है कि भाई काम क्या है पहले बता दो सही। तो गिरीश कहता है कि तुम पहले पटना आओ तब मैं तेरे को बताऊंगा। इसके बाद प्रदीप कर्नाटक छोड़ के पटना आ जाता है। पटना में गिरीश उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको सारा प्लानिंग बताता है। प्लानिंग बताने के बाद प्रदीप कुमार के जो मन में भी लालच पैदा हो जाती है और वो पैसे के लालच में भी वो साथ देने को तैयार हो जाता है। ये तीन तो हो जाते हैं, लेकिन इनको जरूरत पड़ती है एक लड़के की जो कि थोड़ी दबंग टाइप का हो। उसके बाद प्रदीप कुमार पाठक को याद आता है कि उसका एक दोस्त है जो कि सीआरपीएफ में है और जो कि छुट्टी आया हुआ है। फिर प्रदीप कुमार पाठक अभिषेक को फोन लगाता है और उसे बुलाता है। बुलाने के बाद सारा प्लानिंग बताता है। मोटी रकम मिलने के लालच में अभिषेक भी उनके झांसे में आ जाता है और उनके साथ काम करने लगता है। इसके बाद वे दोनों तमंचा जो पिस्टल है वो जुगाड़ करते हैं किसी तरह से, कुछ पैसे इकट्ठा करके। उसके बाद ये प्लान के तहत काम करते हैं। प्लान ये होता है कि सबसे पहले गिरीश कुमार पाठक जो है सभी को बताता है कि मैं किस समय शिवम को टेनिस खेलने के लिए लेकर जाता हूँ और किस समय लेकर आता हूँ। तो जब 4:15 का जब टाइम होगा, उस समय जब मैं लेकर लाल बत्ती के पास पहुंचूंगा, तब मैं थोड़ी गाड़ी धीरे कर दूंगा और जो गेट का लॉक है उसे बंद नहीं करूंगा। जब वहां पर एक गाड़ी धीरे होगी तब तुम दोनों घुस जाना और वहीं पर से इसका अपहरण कर लेंगे। प्लान के तहत काम करते हैं और गाड़ी उस रेड लाइट पे आके रुकती है और जैसे धीरे होती है वैसे ही प्रदीप और अभिषेक गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। दो अनजान व्यक्तियों को अपने गाड़ी के अंदर देखकर शिवम चौंक जाता है, लेकिन उनके हाथ में तमंचा देखकर वो काफी डर जाता है। और उसके बाद गिरीश जो है गाड़ी को सीधे एक प्रदीप कुमार पाठक के का जो एक भाई होता है उसके घर में ले जाकर खड़ा कर देता है और वहीं पे उसका हाथ पांव बांधकर फिर वहीं से उसके पिताजी को फोन किया जाता है। गिरीश कुमार पाठक बहुत ही होशियार था और वो खुद को सेफ रखना चाहता था, इसीलिए वो अपने फोन से मोहन कुमार खंडेलवाल को फोन ना करके प्रदीप कुमार पाठक के फोन से फोन लगाता है और उससे फिरौती की मांग करता है जो कि भारी रकम होती है, 2 करोड़ की मांग होती है। इसके बाद गिरीश कुमार पाठक उनसे क्या कहता है कि मेरी पत्नी आ रखी है कहीं पे, तो मैं उसको रिसीव करके उसको होटल में ठहरा के मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा। अगर मैं अभी नहीं आ पाया तो मैं सुबेरे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर वो चला जाता है। जब वो वहां से चला जाता है तो गिरीश को पता चलता है कि जो पुलिस जो है शिवम को सरगर्मी से ढूंढ रही है। तो ये सब जब उसे पता चल जाता है तो वो वहां से भागना मुनासिब समझता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस जब ढूंढती है तो फिर शिवम के साथ इन दोनों को भी पकड़ लेती है। क्योंकि शिवम मिल जाता है तो उसके पिताजी को फिर खबर दे दिया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। इस केस के जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर रहते हैं और कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे करके मुखबिरों से पता चलता है कि ये दोनों जो है वो दिल्ली भाग गए। इसके बाद पुलिस उनको दिल्ली में ढूंढती है लेकिन पता नहीं चलता है। इसके बाद क्या करता है कि पुलिस वाले जो है दिल्ली पुलिस का सहारा लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस का सहारा लेने के बाद ये केस जो है ये सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई को फोटो दे दी जाती है और उनका जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है वो दे दी जाती है। इसके बाद सीबीआई इनके पीछे लग जाती है और धीरे धीरे करके इनके बारे में इतने बड़े दिल्ली के शहर में इकट्ठा करना, मतलब जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है एक फोटो के सहारे, जो कि काफी मुश्किल होता है। तो काफी जगह पे इसकी इन दोनों की फोटो दे दी जाती है क्योंकि इनके पास फोटो थी, इसी के लिए पुलिस से आज तक तो कोई बच नहीं पाया, वो भी सीबीआई से। इसके बाद सीबीआई जो है हर जगह पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मतलब जहां जहां संभव हो सके वहां वहां पे एक अपना अपना मुखबिर लगा देता है। के जो मुखबिर थे वो काफी एक्टिव थे और वो हर जगह पे तैनात थे। तो एक दिन पता चलता है कि इन्हीं के जैसा दिखने वाले एक युवक और एक युवती सराय काले खां बस स्टैंड में है। तो क्या करती है सीबीआई जो है उनके पास जाती है और उनसे नाम पूछती है। तो नाम पूछती है तो एक अपना नाम गिरीश बताता है तो दूसरा अपना नाम अनामिका बताती है। तो सीबीआई को मिल जाते हैं ये दोनों और तो सीबीआई इन दोनों को गिरफ्तार करके ले आती है और पूछताछ करती है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये अपना जुर्म वहां पे कबूल कर लेते हैं। चूंकि ये जो मामला है ये पटना पुलिस का था तो दिल्ली पुलिस क्या करती है,
पटना पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पटना पुलिस आती है और उसके बाद इनको यहाँ से रिमांड पर लेकर जाती है पटना, और वहाँ पे इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने पर ये दोनों क्या करते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं। कबूल करने के बाद ये इनको न्यायालय में पेश किया जाता है, और फिर न्यायालय में पेश करने के बाद जज साहब इनको जेल की सजा सुनाते हैं, और ये अभी भी जेल में है। तो दोस्तों ये थी आज की क्राइम की कहानी। दोस्तों आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, आपने आज की कहानी में कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि कभी भी आप बुरे राह पे ना चले, कभी भी अच्छे राह पे चले, क्योंकि बुरा का कभी भी अंत भला नहीं होता है, बुरा के साथ बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो हम आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं, और मैं आप सभी से मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।